हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने मेंशन किया था। ठीक है, आगे उसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो है देखते हैं कि ज्विटर आयन में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या मेंशन किया था, हम लोग ज्विटर आयन के कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कब होगा। क्या था ज्विटर आयन, तो बोला गया था कि अमीनो एसिड जो एग्जिस्ट करता है अपने डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अगर एक्वस मीडियम में रखा जाए, बिकॉज देयर इज वन एसिडिक ग्रुप एंड वन बेसिक ग्रुप इज प्रेजेंट, और आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर आप प्रोटॉन ट्रांसफर बोल दो या इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन बोल दो, उसकी वजह से ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये ज्विटर आयन का जो फॉर्मेशन है ये डिपेंड करेगा पीएच वैल्यू पे कि अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने जा रहा है, अपने कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या ज्विटर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा पीएच वैल्यू पे। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने कंसीडर ये किया था, मान लो आपने अमीनो एसिड लिया RCOOH। ठीक है, तो जब हम लोग अगर एसिडिक मीडियम रखेंगे तो सभी के सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे। अगर हम लोग एसिडिक मीडियम रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेगा, जितना भी यहां सोल्यूशन के अंदर जितने भी अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे उसको प्रोटोनेट कर देगा। यहां पे बेस है इसके साथ रिएक्ट कर गया। ये कब अकर होगा, जब सोल्यूशन इज हाईली एसिडिक, सोल्यूशन इज हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तब इन दैट केस हम लोग इसके कैटायनिक पार्ट को देखेंगे, मींस कैटायनिक पार्ट होगा, पीएच वैल्यू बहुत लेस होगा तो ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही मैं बात करूं कि जैसे ही आप इसके पीएच वैल्यू में चेंज कर दो, न्यूट्रल मतलब ला दिए, सोल्यूशन को थोड़ा न्यूट्रल आपने बना दिया, तो इन दैट सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो प्रीडोमिनेंटली फॉर्म रहेगा कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा NH3+ और ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इस वजह से ये भी एसिड की तरह काम कर रहा है। सोल्यूशन के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वही अपना पावर दिखाएगा उस केस में। अब आपने जो है सोल्यूशन के अंदर जो H+ प्रेजेंट था उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया, OH- को ऐड किया आपने, तो इन दैट केस क्या करेगा, इस वाले को डीप्रोटोनेट कर देगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंपेयर टू दिस वन। उसके बाद क्या बोला गया कि अगर फर्दर आप बेसिक कर दिया और इतना सोल्यूशन को बेसिक कर दिए कि ये ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन हो गया, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, इन दैट केस ये आपका एनायनिक फॉर्म में होगा। तो सोल्यूशन इज हाईली बेसिक, सोल्यूशन इज हाईली बेसिक। ठीक है, और ये हमारा कहलाया दिस इज कॉल्ड एज एनायनिक फॉर्म। समझ में आ रहा है, जब पीएच वैल्यू बहुत हाइयर होगा, जस्ट अपोजिट करते जाओ, H+ ऐड करते जाओ तो ये इस फॉर्म में आएगा, इसको हम लोग ज्विटर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ज्विटर फॉर्म जिसमें कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैटायन और एनायन भी फॉर्म किया हुआ है, और ये ओवरऑल कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये न्यूट्रल सोल्यूशन इज न्यूट्रल। अब यहां पे H+ मतलब जहां पे H+ और OH- का कंसंट्रेशन इक्वल होगा उस केस में। ठीक है, तो यहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैसे पता किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपने शायद सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों किया जाता है। ठीक है, सॉल्व के कोगुलेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। यहां पे भी हम लोग जो है इसको एक तरीके से कोगुलेट न सही, इसको हम लोग सेपरेट करने जा रहे हैं। कैसे किया जाता है, आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक बैटरी लगा देते हो, सोल्यूशन रहता है, मान लो ये सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन के अंदर मैं क्या रखने जा रहा हूं, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। अब इसका रिजल्ट आप देखना, ये अमीनो एसिड इसमें भर दिया गया। अब इसमें दो इस तरीके से लगा दिए गए, हाई वोल्टेज की वजह से दो इलेक्ट्रोड रख दिए गए और इस पे चार्ज जनरेट हुआ। क्या, इस पे एक पे चार्ज जनरेट हो रहा है पॉजिटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोड, और एक पे चार्ज जनरेट हो रहा है निगेटिव, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। मैं बैटरी नहीं बनाने जाऊंगा बिकॉज इसमें आप पकड़ लेते हो कि किधर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव रखना है, वो आप देखना, आप टेक केयर करना। मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, एक पे निगेटिव चार्ज, जब बैटरी से कनेक्ट किया गया, मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बिहेवियर हो सकता है अमीनो एसिड का, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सोल्यूशन का बिहेवियर कैसे होगा, ये थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो अगर समझना कि ये जो सोल्यूशन है अगर एसिडिक रहा, यानी कि ये अपने कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं कि सोल्यूशन इज एसिडिक
हाईली एसिडिक मैं बोल रहा हूँ, सोल्यूशन इज हाईली एसिडिक। हो सकता है आपका जो है आगे बात करेंगे कि उस कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। सोल्यूशन इज एसिडिक। तब इन दैट केस अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होगा, देख सकते हो अमीनो एसिड हमारा जब हाईली एसिडिक नेचर होगा तो अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसका मूवमेंट किस साइड में होगा, किस साइड में मूव करना चाहेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर मान लो अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड की तरफ जाएगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है तो कैथोड की तरफ जाएगा, अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन इज एसिडिक एंड हम लोगों ने क्या बोला, बिकॉज ऑफ दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड उसका जो है रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि द करेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड विल मूव टू, कहां मूव करेगा, मूव टू कैथोड। ठीक है, हम लोगों ने कैथोड की तरफ मूव करा दिया। कैथोड पे आके जो है अब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ जो सोल्यूशन है वो उसमें अमीनो एसिड पॉजिटिवली फॉर्म है। उसके अलावा क्या हो सकता है, इफ सोल्यूशन इज बेसिक, दैट इंप्लाइज अगर बेसिक आपने रख दिया तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो अमीनो एसिड है इस वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब जब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, आपका जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड विल मूव टू एनोड, एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, निगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ रास्ता बदल लेगा। अच्छा, एक मैं बात कर रहा हूं कि सोल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है वो जीरो है, नेट चार्ज इस पे जीरो है, इस पे नेट चार्ज निगेटिव था, इस पे नेट चार्ज निगेटिव था, नेट चार्ज इस पे पॉजिटिव था, और इस पे नेट चार्ज जीरो इक्वल टू जीरो। द सोल्यूशन इज न्यूट्रल मीन्स देयर इज नो चार्ज, देन इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, नेट चार्ज इक्वल टू जीरो। अब जो चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, तो उसका मूवमेंट कहां देखने को मिलेगा, तो इन दैट केस नो मूवमेंट। ठीक है, इस केस में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब समझना, यहीं से एक टर्म, ये तीनों चीज समझ में आ गई, इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इसके पहले आपने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, जब सॉल जो बन के आता है, कोलाइडल बन के आता है, उसको अगर आप कोगुलेट करना चाहते हो, प्रेसिपिटेट आउट करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वन ऑफ दैट मेथड था। ठीक है, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। ठीक है, क्या पीएच का कोई वैल्यू होगा जिसपे ये बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसपे ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करेगा, उस पीएच को हम लोग यहां पे मेंशन करने जा रहे हैं। इसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझना इस बात को, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, द पीएच, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पीआई। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बेसिकली, ये भी एक पीएच वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में, द पीएच एट which there is no movement, pH at which there is no movement in amino acid solution in the presence of electric field, in the presence of electric field में इसका कोई भी मूवमेंट ना हो, उस पीएच को हम लोग बोलेंगे पीआई, उस पीएच को बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जिस पीएच पे जो हम लोग का ये अमीनो एसिड है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव ना करे, जैसे है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इन दैट केस उस पीएच को बोला जाएगा, दैट पीएच विल बी कॉल्ड एज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहां पे एक और पॉइंट लिख देना, एट दिस पीएच cation and anion exist in equal amount, जिसको हम लोग जो है ज्यूटर आयन भी बोल रहे हैं, इक्वल अमाउंट, and
नेट चार्ज इज जीरो। चार्ज ही नहीं रहेगा, नेट चार्ज जीरो रहेगा, तो मूवमेंट कैसे देखने को मिलेगा? जब चार्ज रहेगा तब तो ये मूव करेगा, तब तो ये कैथोड या एनोड के साइड में जाएगा। जब कोई चार्ज नहीं है तो ऐसे पीएच वैल्यू को आप, ये पीएच 7 के बराबर नहीं होगा, ये पीएच 7 के बराबर नहीं होगा। वे पीएच डिपेंड करेगा कि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड है या बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग हम लोग को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखने को मिलता है। सब केस में ऐसा नहीं होगा न्यूट्रल बोल दिया तो पीएच इक्वल टू 7, नहीं। न्यूट्रल का वो डिफिनीशन नहीं है, न्यूट्रल का ये डिफिनीशन है जहां पे कि H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाए, उसको बोला जाता है न्यूट्रल। ना कि जो है pH इक्वल टू 7, वो तो वाटर का केस है ना। वाटर के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर के केस में H प्लस और OH माइनस इक्वल अमाउंट में होता है तो pH 7 आ जाता है। pH 7 नहीं, कोई ऐसा pH वैल्यू जहां पे कि H प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाए। अब सोल्यूशन के अंदर अमीनो एसिड भी प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली pH इक्वल टू 7 तो नहीं हो सकता है ना, कुछ और pH वैल्यू होगा जहां पे कि न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी मेंटेन, जहां पे कि न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी मेंटेन। तो क्या मैं बोला हूं कि ये जो pH होगा जिसपे न्यूट्रलिटी मेंटेन किया जाएगा, नेट चार्ज जीरो होगा। एट दिस pH कैटायन एंड एनायन विल एग्जिस्ट इन द इक्वल अमाउंट एंड नेट चार्ज विल बी जीरो। ठीक है, तो इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जीटर आयन फॉर्म। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को फॉर द डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए। एसिडिक के लिए कैसे जाएगा, न्यूट्रल के लिए कैसे जाएगा और बेसिक के लिए कैसे जाएगा, पहले आप फटाफट इस चीज को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, क्या है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? वो पीएच वैल्यू जिस केस में अमीनो एसिड में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कैथोड या एनोड के साइड में कोई भी नेट मूवमेंट माइग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा एंड बिकॉज वहां पे नेट चार्ज जीरो है। अब डिफरेंट सोल्यूशन के लिए, डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आता है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड। इस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ठीक है, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड कब कैसे डिफाइन किया गया था, जिसमें नंबर ऑफ NH2 एंड नंबर ऑफ COH ग्रुप, नंबर ऑफ COH एंड नंबर ऑफ NH2 आर इक्वल। उसी को तो न्यूट्रल बोला गया था। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए। अब इसमें जो न्यूट्रल के केस में पीआई हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये पीआई आता है 5.1 से लेके 6.5 के बीच में। 7 नहीं आएगा बिकॉज जो एसिडिक ग्रुप है और जो बेसिक ग्रुप है वो दोनों का स्ट्रेंथ सेम नहीं है, दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ है। तो आपके जो वैल्यू आएंगे ये इसी रेंज में आ सकती है, मैं बोल सकता हूं, बट 7 तो नहीं आएगा। ठीक है, फॉर द केस ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, पहला केस कंसीडर कर लेते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। देखते हैं, ध्यान से देखना, जो मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं इस केस में ग्लाइसिन की बात कर रहा हूं। ठीक है, और देखना इस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन आपको पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यह हमारा केस है H, 2 H हो गया और यहां पे आपका NH2 हो गया और यहां पे COH। ठीक है, अब देखना जब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, मान लो एज्यूम करो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है इनिशियली सॉल्यूशन में, यानी कि पीएच की वैल्यू pK1 से भी कम है। pK1 मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं pK1, इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कितना है pK1 वैल्यू इसका? दैट इज 2.34। ठीक है, तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, देखो आप ध्यान से, कि अगर pH इज लेस देन pK1 तो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक। मीनिंग तो यही हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इसको भी प्रोटोनेट कर सकता है। इसको तो प्रोटोनेट किया ही जाएगा, नो डाउट, अगर pH लेस देन pK1 है। बात समझ पा रहे हो? मींस सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्गर एसिड प्रेजेंट है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, इसको भी प्रोटोनेटेड किया रहेगा, इसको भी प्रोटोनेटेड किया रहेगा। तो आप क्या देखते हो इस केस में कि pK1 जो 2.34 है। अब नेक्स्ट स्टेज जाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि ये वाला जो, अगर मान लो कि pH थोड़ा बढ़ाया जाए सोल्यूशन में, थोड़ा सा H प्लस कम किया जाए, यानी कि आप OH माइनस ऐड कर रहे हो, तो फिर इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि ये आपका डीप्रोटोनेट हो जाएगा NH3 प्लस। ठीक है, NH3 प्लस, यहां पे H। ये कब होगा, किस केस में होगा? जब pH आपका लेस देन pKa2। pKa2 क्या है? ये
तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, यहां पे pKa2 हम लोग जो देखते हैं, NH3 का भी तो pKa2 होगा ना, इसका हम लोग देखते हैं दैट इज 9.6। आप समझना क्या बेसिक हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कि अगर pH लेस देन pKa1 है तो यानी कि सोल्यूशन के अंदर H प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सभी के सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म होंगे। आपने क्या किया, pH बढ़ाते गए, एक पॉइंट आया जहां पे pH ने pKa1 को क्रॉस कर दिया। अब pKa1 क्या है, तो pKa1 ये हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H प्लस ई लिया था। तब जैसे ही pH वैल्यू बढ़ गया pKa1 से, तो इन दैट सिनारियो क्या होगा कि सोल्यूशन स्लाइटली एसिडिक से बेसिक की तरफ चला गया, कंप्लीटली बेसिक नहीं है, H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। अब सोल्यूशन के अंदर ये स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम कर रहा है। अब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो डीप्रोटोनेट हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा ज्यूटेराइन। ठीक है, ज्यूटेराइन। उसी तरीके से अगर मान लो और ज्यादा pH की वैल्यू pKa2 से भी ज्यादा कर दिया जाए, मैं यहां बोला हूं इस सिनारियो में pH pKa1 से लेस है, ठीक है, जब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और यहां पे मैं बोल रहा हूं इस केस में जो pH वैल्यू है, जैसे यहां पे कंसीडर करना, यहां पे क्या होगा कि ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू डीप्रोटोनेट। ठीक है, तो ये कैटायनिक, ये एनायनिक, और यहां पे pH क्या है, pH इवन pKa2 से भी ज्यादा हो जाएगा, 9.6 से भी ज्यादा हो गया। यानी कि सोल्यूशन यहां पे प्रीडोमिनेटली बेसिक फॉर्म में है और ये एसिडिक फॉर्म में, और ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम लोगों ने पहले भी बोला, ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पे ये एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहा है। समझ पा रहे हो ना? इस सोल्यूशन के अंदर यही, जब कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है तो यही एसिड की तरह काम करेगा। फिर इसने प्रोटॉन दे दिया। अब जो है, जब यहां ये कंडीशन था तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम कर रहा था, तो ये प्रोटॉन दे दिया। सोल्यूशन के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड, बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रॉन्गर एसिड आपने रखा हुआ है, तो इन दैट केस वो हो गया। तो ये अब देखो कहां कौन सा केस होगा जहां पे कि इसका जो अमाउंट होगा, जो कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, नेट जो चार्ज होगा जीरो होगा। अब वो कंसेंट्रेशन, वो पीएच वैल्यू जिसपे कि इसका जो नेट माइग्रेशन होगा वो होगा ही नहीं, वो पीएच वैल्यू जिसपे माइग्रेशन होगा नहीं ज्यूटर आयन का, तो ऑब्वियसली ज्यूटर फॉर्म आयन सबसे ज्यादा ज्यूटर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उस पीएच वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो बेसिकली ये जो पीएच वैल्यू होगा pK1 और pK2 के बीच में लाइज करेगा, तभी पॉसिबल है। अब मैं एग्जैक्टली अगर मिडिल पार्ट रख देता हूं pK1 प्लस pK2/2, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ दिस वन होगा ना वो वही रहेगा, ये अमाउंट दोनों का इक्वल हो जाएगा। ये भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे नेट जो चार्ज होगा, जब मान लो कि कैटायनिक पार्ट भी है, एनायनिक पार्ट भी है, ज्यूटर आयन, ठीक है, तो ज्यूटर आयन नो डाउट ये तो मूव करेगा ही नहीं क्योंकि नेट चार्ज जीरो है। लेकिन इस पीएच वैल्यू पे तो कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है, उसका भी जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा। क्या मैंने बोला, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पीएच वैल्यू जहां पे कि करेस्पॉन्डिंग जो नेट चार्ज है, ओवरऑल चार्ज अगर कंसीडर किया जाए वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे हो सकता है? ज्यूटर आयन तो न्यूट्रल है ही, क्या ये न्यूट्रल बन सकता है? बिल्कुल। इस सोल्यूशन में इसका इक्वल अमाउंट रख दो, इसका इक्वल अमाउंट रख दो, और वो कब पॉसिबल है? जब पीएच आपका होगा pK1 प्लस pK2/2। तो ग्लाइसिन के केस में आप देखो, कैलकुलेट करके देख लो कि इस केस में, सॉरी इसको मैंने पीएच लिखा हुआ है, पीएच या पीआई लिख लो, पीआई में लिख देता हूं, इसी पीएच को हम लोग पीआई बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.34 डिवाइड बाई 9.6 डिवाइड बाई 2, ये 6 के पास में आ जाएगा। तो 5.1 से लेकर 6 के बीच में ये डिफर करता है। क्लियर सी बात है? कोई दिक्कत है इसमें समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये चीज है, ठीक है। क्या मैंने बोला, अगर पीएच लेस देन है, यानी कि सोल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक है, सभी के सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे, COH भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, अमोनिया भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। आपने पीएच बढ़ाते गए, यानी कि सोल्यूशन के अंदर OH माइनस ऐड करते गए। अब OH माइनस ऐड कर दिए, एक पॉइंट आया जहां पे pH इज इक्वल टू pK1 होगा। अब इस पॉइंट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि आफ्टर जैसे इस pH की वैल्यू pK1 को क्रॉस करेगी, ये डीप्रोटोनेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब सोल्यूशन के अंदर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तब जैसे ही डीप्रोटोनेट होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पीएच वैल्यू होगा ना, यहां पे इस पर्टिकुलर जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें पीएच की वैल्यू होगा pK1 और pK2 के बीच में। उसके बाद आपने क्या किया, और ज्यादा इसको बेसिक बनाया, यानी कि इस पीएच को ले जाके आपने pK2 पे छोड़ दिया, 9.6 पे तक ले आए। तब इसलिए पीएच क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है, H प्लस कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, तो आफ्टर दैट जैसे ही 9.6 को क्रॉस करेगा ये कब स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम करेगा और डिप्रोटोनेट हो जाएगा और ये एनायनिक फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर सी बात है। तो ये हम लोग का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आता है जो कि हम लोग बोलते हैं pK1 प्लस pK2/2। किस केस के लिए? जब ये न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग चलते हैं एसिडिक, अगर अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड है तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, क्या ये सेम रहेगा वैल्यू, डिफर करेगा? देखते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड के केस में किसको बोला गया था एसिडिक अमीनो एसिड? याद है लास्ट लेक्चर में क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर ऑफ COH ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2। ठीक है, नंबर ऑफ COH ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2, तब इन दैट केस उसको एसिडिक अमीनो एसिड बोला जाएगा। इस केस में जो पीआई हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अब इसलिए ये एसिडिक साइड में है तो पीआई भी लेस जाएगा, तो पीआई नियरली 3 के क्लोज होता है। ठीक है, नियरली 3 के क्लोज होता है। न्यूट्रल के केस में 5 to 6 आया, और जब इसकी बात करेंगे हम लोग पीआई तो 3 के। पीआई की वैल्यू थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आपको हेल्प मिलेगा कि किसके क्लोज आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। इस केस में हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो कि हमारा है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, दिस इज द एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो, CH2, यहां पे एक एसिड है। ठीक है, और आपका यहां पे NH2 COH। आप एक बार देख लेना इस स्ट्रक्चर को, एस्पार्टिक एसिड को। 2 COH ग्रुप होंगे, ये मैं कंफर्म हूं, आप एक बार देख लेना यहाँ पे कार्बन कितने प्रेजेंट है। ठीक है, ये एस्पार्टिक एसिड है। अब यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म कंसीडर करूं NH3+, तो हमारे पास 3 एसिडिक ग्रुप हो गए। ये कब ये एग्जिस्ट करेगा? जब हाईली एसिडिक सोल्यूशन होगा। अब इस केस में कंसीडर करना जो पीके वैल्यू होता है, इसको मैं pK1 कंसीडर करता हूं, जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि ये NH3 के सबसे ज्यादा क्लोज है, 1.88 होगा। इसका पीके वैल्यू ये आता है 3.65 और इसका पीके वैल्यू 9.65। ठीक है, अब समझना, ये जब एसिडिक, हाईली एसिडिक सोल्यूशन होगा, मींस pH इज मच लेस। किससे लेस होना चाहिए? तो pH जो है आपका pK1 से लेस हो। ठीक है, कितना है pK1? दैट इज 1.8। इससे अगर pH वैल्यू लेस है कि सभी के सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे, और नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप pH बढ़ाते गए और pK1 के बाद लाए, और pK1 से जैसे ही आप बढ़ाओगे, ये जो पहला जो सबसे स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डीप्रोटोनेट हो जाएगा। सिंपल सा केस है, ध्यान से देखा जाए इसको। ठीक है, अब जैसे ही डीप्रोटोनेट होगा, क्या ये आपका ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है? इस केस में देखो आप, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल। ये तो अभी डीप्रोटोनेट नहीं हुआ, ये डीप्रोटोनेट हो गया। अब यहां पे नेट चार्ज क्या था? पॉजिटिव, और इसमें नेट चार्ज 0। यही तो हमको चाहिए, ये नेट चार्ज इक्वल टू 0। अब समझना, इसके बाद जैसे ही आपने क्या किया, pH को जो है pH को बढ़ाते गए, अब इसको क्रॉस करा रहे हो नेक्स्ट टाइम में pK2 से भी। pK2 क्या होगा? ये Ka2 में ले लेता हूं, ये Ka2 है, pK2, pK1 और ये हमारा pK3। ठीक है, pK2 हम लोग कंसीडर करेंगे, जो कि वैल्यू क्या दिया हुआ है? pH इज इक्वल टू pK2। pK2 की जो वैल्यू है ये आपका है 3.65। तब नेक्स्ट स्टेज में क्या देखोगे कि ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डिप्रोटोनेट हो जाएगा लाइक दिस। समझ में आ रहा है? फंडा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? यही तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में करते थे, और ये विजुअलाइज नहीं हो पाता है, तो जो है लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। ठीक है, ये हो गया CO-। ठीक है, कब केस होगा? जब आपने pH की वैल्यू pK2 से भी ज्यादा कर दिया, pK2 से भी ज्यादा कर दिया, तो ये देख सकते हो नेट चार्ज इस पे क्या हो जाएगा? नेट चार्ज आपको आ जाएगा इस पे -1। अब उसके बाद फर्दर आपने क्या किया कि pH की जो वैल्यू है आपने pK3 से भी ज्यादा कर दी। ठीक है, pK3 कितना है देख लो आप, pK3 इसकी वैल्यू है 9.65। ऑब्वियसली ये वीक एसिड है जो NH3, तो अगर यहां पे आप पहुंच गए
तो इन दैट केस सभी के सभी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेंगे। समझ में आ रही है बात? सभी के सभी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे। नेट चार्ज होगा इस पे, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब समझना हम लोग को क्या चाहिए, वो पीएच वैल्यू जहां पे कि ये नेट चार्ज अपने ऊपर 0 रखेगा, यानी कि जो न्यूट्रलिटी है सोल्यूशन का वो मेंटेन रखेगा। तो कौन सा केस कंसीडर किया जा सकता है? देखो pk1 यहां पे है, pk2 यहां पे है, इनके बीच में ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूं pi इक्वल टू pk1 प्लस pka2 डिवाइड बाई 2 एसिडिक के केस में। तो pk1 है हमारा 1.88 और ये है 3.65 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है, यानी नियरली ये दे रहा है आपको वैल्यू, कितना नियरली दे रहा है 2.7 के आसपास, 2.7 के आसपास में दे रहा है, उतनी वैल्यू आ रही है। तो आप देख सकते हो कि ये नियरली 3 के क्लोज है। ठीक है, ये केस है। तो कैलकुलेट कर लोगे pk1 ये क्यों मैं लिया, देखो इसी pH के बीच में ये इस पे नेट चार्ज 0, अदर केस में यहां पे +1 चार्ज है, नेट चार्ज +1 है, यहां पे -1 है और यहां पे -2 तक पहुंची है। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड, कोई भी एसिडिक अगर अमीनो एसिड लिया जाए लाइक एस्पार्टिक एसिड, वहां पे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे pk1 प्लस pk2, pk1 आया है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का और pk2 आया है कि जो साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसका pk2, इसका हम लोगों ने जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको कंसीडर किया है, वहां से वैल्यू निकाला। ठीक है, तो ये तो रहा एसिडिक मीडियम की, एसिडिक अमीनो एसिड की। अब बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये फिनोमिना समझ में आ गया ना, क्योंकि बहुत लोग को ये प्रॉब्लम रहता है ज्यूटर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को लेकर ज्यूटर है। ये आप रिजल्ट याद रखो ना, दोनों के केस में, न्यूट्रल के केस में और एसिडिक अमीनो एसिड के केस में pk1 प्लस pk2/2। ठीक है, pk1 प्लस pk2, जो भी एसिडिक ग्रुप होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ लेकर डिवाइड कर दो 2 से। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने एसिड का लिया था और दूसरा एक बेस का था। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में किया होगा, तो उस डेरिवेशन के लिए मैं नहीं जाना चाहूंगा। पीएच कैलकुलेशन के लिए ज्यूटर आयन के केस में कैसे किया जाता है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड के केस में क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ COH। ठीक है, नंबर ऑफ COH। अब समझना इस केस में मैं एक एग्जांपल में कंसीडर करता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइजिन। लाइजिन से ही चीजें समझ लेंगे किस तरीके से इसमें पीएच कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये समझना, इसका मैं प्रोटोनेटेड फॉर्म ड्रॉ करता हूं। तो क्या बोला, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। ठीक है, ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, NH3 प्लस NCO। तो यहां पे कंसीडर करना, जो हम लोग इस केस में पीआई देखते हैं, अब इसलिए बेसिक साइड में जाएगा। बेसिक साइड में जाएगा तो ये आता है 7.6 से लेके 10.8 के बीच। इसका जो पीआई वैल्यू होता है बेसिक अमीनो एसिड का, उसी के रेंज में आता है। कैसे देखते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं कि कहां पे ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन आ रहा है। बेसिकली मुझे वो पीके वैल्यू चाहिए, 2 पीके वैल्यू जिसके बीच में ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसको हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। तो पीआई इस केस में 7.6 से लेकर 10.8 के बीच में आता है। अब इसमें आइडिया लगाया जाए, देखिए आप लाइजिन के केस में कि नो डाउट इसका जो पीके वैल्यू है वो पहले मेंशन कर देते हैं। ये दिखाता है 2.18, इवन स्ट्रॉन्गर एसिड है कि अभी तक हम लोगों ने कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पे NH3 प्लस प्रेजेंट है, NH3 प्लस प्रेजेंट है। यहाँ पे इसकी पीके वैल्यू की बात करें तो ये आता है 8.95 के आसपास में, और ये होता है 10.5। अब वैल्यू आप याद रखें, आपको दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको पहचानना होगा कि ये बेसिक है या एसिडिक है, उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हम लोग जो है रखेंगे असाइनमेंट में क्वेश्चन ऐसे, उसको आप देखना। अब इस केस में देखना आप, इसको मैं pk1 ले लेता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं pk2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसको pk3 ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब pH अगर pk1 से लेस होगा तो वो प्रीडोमिनेटली इस फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगा जिसपे कि +2 चार्ज है। ठीक है, अब pH बढ़ा, अब pH आपने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, तो बेसिक सोल्यूशन कर दिया आपने, सोल्यूशन के अंदर OH माइनस ऐड करना शुरू कर दिए। तो क्या होगा कि OH माइनस ऐड करने के बाद pH इसका बढ़ेगा। अब pH बढ़ेगा तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड पहले प्रोटोनेट होगा। कौन सा आपको स्ट्रॉन्गर एसिड देख रहा है, जिसका पीके वैल्यू सबसे कम है, जिसका
पीके वैल्यू सबसे कम है जो कि है हमारा COOH, ये डीप्रोटोनेट हो गया। अच्छा ठीक है, ये बात हुई। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से जो कि हम लोग कंसीडर किए थे, pK1 कितना लिया गया था यहाँ पे 2.18। अगर 2.18 से pH लेस देन है तो ये प्रीडोमिनेटली पॉजिटिव 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। pH को आप बढ़ाते गए और बढ़ा के आपने pK1 तक लाया, और उसके बाद जब क्रॉस करोगे तो ये प्रीडोमिनेटली इस फॉर्म में इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इसके पास कितना चार्ज है देखो, तो यहाँ पे +1 चार्ज है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, और ज्यादा pH को बढ़ा रहे हो, और किसके बराबर ले जा रहे हो, तो इसको बढ़ा के pK2 के बाद ले जा रहे हो। तो pK2 की वैल्यू कितनी है देख सकते हो 8.95। तो अगर आप 8.95 पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये अब डीप्रोटोनेट हो जाएगा, जो अमाइन ग्रुप है अब डीप्रोटोनेशन में आ जाएंगे। तो अगर डीप्रोटोनेशन होगा, देखना आप क्या फिनोमिना देखने को मिलेगा आपको, CHCO- और यहां पे आपको दिख जाएगा क्या, NH2। अब इस पे नेट चार्ज देखो, ठीक है, नेट चार्ज इक्वल टू, यही तो मुझे चाहिए था, यही स्टेट चाहिए था जिसपे कि इसका नेट चार्ज 0 हो जाए। अब उसके बाद अगर आप pH को और बढ़ाते गए और pK3 को भी आपने क्रॉस कर दिया, जो कि हमारा वैल्यू है कितना, pK3 दैट इज इक्वल टू 10.5। अब इसको भी अगर क्रॉस कर दोगे तो ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और ये भी इस फॉर्म में आ जाएगा, CH2 CH C डबल बॉन्ड O- और यहाँ पे NH2। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें देखो नेट चार्ज 0 था, यहाँ पे नेट चार्ज -1 आ गया। ठीक है, मुझे ये चाहिए, वो कौन सा pH वैल्यू होगा जिसपे इस पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा, उसी को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का वैल्यू रख दो, pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब लाइजिन के लिए आप कैलकुलेट कर लो, pKa2 कितना है 8.95 और 10.5 ये है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 19 यही तो होगा। इसको मैं 11 ले रहा हूं, इसको 9 ले लिया जाए, 11 और 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 11 प्लस 9 20 आएगा, 10 के क्लोज आएगा, जो मैं वैल्यू देखूं तो 9.74 आएगा। इस रेंज में लाइज करेगा, कहाँ गया 7.6 से लेके 10.8। क्लियर, समझ में आ गया चीजें, कि जब हम लोग बेसिक ले रहे हैं तो पीआई शिफ्ट कर गया है सोल्यूशन। बेसिक अमीनो एसिड के केस में पीआई ज्यादा है, एसिडिक के केस में ये इधर लाइज कर, मान लो ये पीआई 3 फॉर द एसिडिक के केस में पीआई इज नियर टू 3। न्यूट्रल के केस में आए तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के केस में जो पीआई की वैल्यू है ये जंप कर गया और ये बढ़ गया 5.1 से लेके 6.5 के बीच में। जब आपने बेसिक किया तो जो पीआई वैल्यू है ये जंप कर गया कितने के बीच में, ये जंप कर गया हम लोग 7.6 से लेके 10.8 के बीच में आ गया पीआई। देख सकते हो कि जैसे जैसे सोल्यूशन एसिडिक से बेसिक हो रहा है तब इन दैट केस पीआई का जो रेंज है वो भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है ना कि एज द एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीनो एसिड इंक्रीजेस द पीआई ऑफ द सोल्यूशन आल्सो इंक्रीज, पीआई ऑफ अमीनो एसिड आल्सो इंक्रीज। यहाँ पे पीआई इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और यहां पे देख पा रहे हो आप क्लियरली कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है पीआई इज इंक्रीज। क्लियर है बात, क्रिस्टल क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लो। हम लोग का यही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का कैलकुलेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है, और क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा ऐसे कि विच एसेंशियल अमीनो एसिड इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एनोड एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ दिया जाएगा। जैसे अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे अगर बोला जाए कि pH इज लेस देन पीआई, इस वाले पीआई वैल्यू से लेस है, तब इन दैट केस देख लो इस पे नेट चार्ज कितना आएगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड की तरफ जाएगा, निगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हो, देखो पीआई वैल्यू ये बीच वाला हो गया। अब पीआई से जब इधर पीएच वैल्यू ले जाओगे तो ये प्रीडोमिनेटली पॉजिटिव चार्ज में रहेगा और ये मूव कर जाएगा किस साइड में, कैथोड साइड में। अगर पीएच की वैल्यू को आपने पीआई से ज्यादा कर दिया, पीएच के वैल्यू को पीआई से ज्यादा कर दिया तो जो नेट चार्ज होगा इस केस में -1 आ जाएगा। अगर ये नेट चार्ज -1 आ गया तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि ये जो है एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सा केस आप समझो इस बात को कि पीएच इज ग्रेटर देन पीआई, वो डिपेंड करेगा कि नेट चार्ज उस पर क्या है। ठीक है, जब आपने न्यूट्रल लिया, ठीक है, इसको समराइज कर देते हैं हम लोग। फॉर न्यूट्रल क्या देखोगे,
न्यूट्रल के केस में pH इज लेस देन पीआई, pH इज लेस देन पीआई। तो ये सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और ये माइग्रेट किधर करेगा, कैथोड साइड में जाएगा। क्लियर बात है। अगर pH ग्रेटर देन पीआई हो जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि इस पे निगेटिव वाले चार्ज ज्यादा है और ये एनोड के साइड में मूव कर जाए। सिंपल सा क्लियर केस है। वैसे ही आप बात करो फॉर बेसिक के केस के, फॉर पहले एसिडिक ले लेते हैं, फॉर एसिडिक, ठीक है, पहला pH इज लेस देन पीआई। देखना इस पे नेट चार्ज कितना है, ये वाला केस था, पीआई के बीच में ये लाइज कर रहा है और pH अगर पीआई से भी लेस है तो इन दैट केस ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की तरफ मूव कर जाए। अच्छा, pH ग्रेटर देन पीआई अगर हो गया तब इन दैट केस इस पे चार्ज कितना आ रहा है, देखो आप, नेट चार्ज -1 है, निगेटिव है, तो ये मूव कर जाएगा एनोड के साइड में। ठीक है, वैसे ही मैं बेसिक की बात करूं, फॉर बेसिक यहां पे देखना, आप यहां पे ध्यान देना, फॉर बेसिक के केस में ये pK1 और pK3 के बीच की बात है। तो pK2 से जो लेस है, यानी कि हमारा pH इज लेस देन पीआई। अब इस ये रीजन सबके केस में करेक्ट है कि ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, pH लेस देन पीआई, क्योंकि ये देखो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है, +2 +1 0 +-1, यहां पे देखो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर जैसे ही मैं कंसीडर करूं कि pH लेस देन पीआई है, इससे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये मूव कर जाएगा कैथोड के साइड में। अगर pH ग्रेटर देन पीआई हो जाता है सोल्यूशन का, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, नेट निगेटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और ये एनोड की तरफ मूव करेगा। इसको लेके, रिजल्ट को लेके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसके जो पीआई वैल्यू है, जस्ट एक बार नजर डाल दो कि किस तरीके से पीआई वैल्यू है डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, एक बार देखते जाओ, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अमीनो एसिड का, उसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे इतना ही, हम लोग अमीनो एसिड का जो करेस्पॉन्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले इसके जो पीआई वैल्यू है उसको भी जो है देखते जाओ कि कितना पीआई वैल्यू है फॉर द डिफरेंट अमीनो एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट करेगा। पहले तो हम लोग इसके प्रिपरेशन पार्ट को कवर कर लेते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, देन हम लोग रिएक्शन के पार्ट पे जाते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब आप समझना कौन कौन सा प्रोसेस है, मेनली 3 डिफरेंट प्रोसेस। आप चाहे अमाइन से भी पढ़े होगे। ये है अमोनोलिसिस ऑफ, पहला अमोनोलिसिस ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। क्या है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड? जैसे आपने लिया RCH, यहां पे मैं कोई भी हेलोजन, मान लो क्लोरीन लगा दिया और यहां पे COH है, ये हो गया आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अमोनोलिसिस करा दो, मीन्स अमोनिया के साथ हीट कर, अमोनिया के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक किया जाए, उसको हम लोग बोलेंगे अमोनोलिसिस। अब क्या होगा कि यहां से ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, पहले शायद एसिड बेस होगा, जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में, देख सकते हो। अब यहाँ पे आर ग्रुप में अगर हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन फॉर्म करके आ जाएगा, आर ग्रुप में अगर मिथाइल है तो एलानिन फॉर्म करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और क्या मेथड है? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज स्ट्रेकर मेथड। ठीक है, स्ट्रेकर मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, स्ट्रेकर मेथड। क्या इस केस में देखो आप, हम लोग इसको एल्डिहाइड या कीटोन का यूज करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे आप एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। ठीक है, इसको पहले ट्रीट किया जाता है अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN। ठीक है, NaCN। अब इसमें हम लोग 2 चेंजेस देखते हैं। एक तो यहां से ये ग्रुप रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है RCO NH2HO, और यहाँ पे CN आके जुड़ जाता है। ठीक है, CN न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया होगा, H+ गया होगा, जहां पे डीप्रोटोनेशन हो गया होगा और अमोनिया इस पे अटैक कर दिया होगा, इससे अमाइन ग्रुप यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे विथ हीट। तो अब इसलिए यहाँ पे जो है जो CN ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देख सकते हो अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड यहाँ पे फॉर्म करके दे देगा। उसके अलावा एक मेथड हम लोग बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड। ये हम लोगों ने मेथड यूज किया होगा गैब्रियल थैलेमाइड का फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन।
गैब्रियल थैलीमाइड, सॉरी गैब्रियल थैलीमाइड, ठीक है। ये मेथड को यूज करके हम लोग भी इसमें सिंथेसाइज कर सकते हैं क्या, करेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड। अब देखना क्या होता है इस रिएक्शन में। हम लोग लेते हैं ये वाला कंपाउंड थैलीमाइड लेते हैं, इसीलिए इसको गैब्रियल थैलीमाइड भी बोला गया। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड यहाँ पे यूज किया जाता है। दिस इज आवर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब इसको जो है अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, तभी आप अल्फा अमीनो बना पाओगे। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, इसको मैं दिखा देता हूँ, एन माइनस रहेगा यहाँ पे और पोटेशियम पे प्लस चार्ज रहेगा। ये आपका हो गया अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको आप ट्रीट कर लो सिंपली। तो अगर आप ट्रीट करते हो तो यहां से KCl बाहर हो जाएगा और KCl जैसे बाहर होगा ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। थैलीमाइड का जो फॉर्मेशन ये ऐसे कुछ हो जाएगा CH2। बेसिकली ये जो है नाइट्रोजन देने का काम कर रहा है इस वाले ग्रुप को, ठीक है। हो गया ये ग्रुप, समझ में आ रहा है। इसके बाद आप इसको हाइड्रोलिसिस करा दो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H इसको चला जाएगा, OH चला जाएगा, H चला जाएगा और OH यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली दो पार्ट में हाइड्रोलिसिस होगा। ये आपको दे देगा थैलिक एसिड COOH और यहाँ पे आपका आ जाएगा अमीनो एसिड। यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ये आपको दे देगा NH2 CH2 COH, ये आपका हो जाएगा अमीनो एसिड। क्लियर सी बात है। तो ये तीन फेमस वेल मेथड है जो कि हम लोग को जो है पूछा जा सकता था कि विच मेथड कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये तीन इंपॉर्टेंट मैं डिस्कशन में रखता हूं। अब बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। रिएक्शन मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट कैसे बन के आया वो हमारे लिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिकल रिएक्शन दो पार्ट है इसमें केमिकल रिएक्शन के। एक बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ड्यू टू NH2, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है तो दो फंक्शनल ग्रुप के लिए दो टाइप के रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे। तो इसको समझते हैं कि क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। क्या है, आपका NH2 ग्रुप है, यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे आपका R ग्रुप हो गया। क्या क्या रिएक्शन कराया जा सकता है, जैसे आप ले लो HBr, ठीक है। HBr क्या काम करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा। अमोनिया एक बेटर लिविंग ग्रुप है तो उसको यहाँ से रिमूव कर जाएगा और Br माइनस जाके अटैक कर लेगा, ठीक है। बोलोगे सर यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। हाँ, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली हम लोग को मिक्सचर के अंदर रैस्मिक मिक्सचर देखने को मिलेगा इस केस में, ठीक है। उसके अलावा क्या रिएक्शन हो सकता है, आप इसका एसाइलेशन करा सकते हो, ठीक है। एन एसाइलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मिथाइल इसके साथ भी ट्रीट कर सकते हो, MeOCl के साथ में, ठीक है। इसको मैं बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, CH3C++OC एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दो, या अगर चाहो तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। दोनों के केस में आपको प्रोडक्ट सेम ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा प्रोडक्ट इस केस में, देखना ध्यान से, सॉरी CH3, दोनों केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एन एसाइलेशन अकर होगा। दोनों के केस में एन एसाइलेशन अकर होगा। यहां पे आपका आ जाएगा COCH3, ठीक है, COCH3। नेक्स्ट आप देखो तो इसमें केवल और केवल आपका अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व है इस रिएक्शंस में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट NaNO2 विथ HCl का। तो आपने देखा होगा डायोटाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, बट ये चूंकि एलिफेटिक अमाइंस है तो डायोटाइजेशन के बाद ये स्टेबल नहीं होंगे, एक्वस मीडियम से वाटर लेंगे, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, वाटर इस पर अटैक कर देगा और फाइनली आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। उसके अलावा भी और भी सारे रिएक्शन है, जैसे आप NOCl के साथ ट्रीट कर दो तो यहाँ पे भी इसको आपको क्लोरीन, इसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन से, ठीक है, HrCO, ठीक है। वैसे ही आप एक और रिएक्शन कंसीडर करना NaOBr, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, इस वाले अमोनिया ग्रुप को ये ब्रोमीन से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है, आप अमाइंस के केस में भी पढ़े होंगे ये रिएक्शन। ये कुछ अमीनो ग्रुप को लेकर क्वेश्चन है। तो तीन कैटेगरी में बनाने जा रहा हूं, एक कैटेगरी जिसमें अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व है, एक कैटेगरी जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है और एक कैटेगरी जिसमें कि दोनों ग्रुप इन्वॉल्व है। तो इसको आप लिख लो, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं कि जो है केमिकल रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड में नेक्स्ट आप कंसीडर करना रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप की वजह से
जो रिएक्शंस होंगे उसको थोड़ा सा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब यहां पे क्या था कि हम लोगों ने ऑलरेडी अमीनो ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन देखे, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी वैसे ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज देखो इनके रिएक्शन में जिस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, वैसे ही यहां पे भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। जैसे क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, सम कॉमन रिएक्शन मैं आपको बताते चलता हूं। जैसे कि हम लोग एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन देखे होंगे इन एसिडिक मीडियम में, अगर आप एल्कोहल के साथ ट्रीट कर दो और ये एस्ट्रिफिकेशन में जाएगा और ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा अमीनो एस्टर में, ठीक है। यहां पे आपका C डबल बॉन्ड OR ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है बेसिकली, कि अगर बोला जाए दिस इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है बात कितनी। नेक्स्ट आप देख लो, ये भी कराया जाता है जब भी हम लोग रिएक्शन कराते थे कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो भी कंसीडर करते थे सोडा लाइम का के साथ हीट कर, जिसमें कि डीकार्बोक्सिलेशन अकर होता था। और ऑब्वियसली जब डीकार्बोक्सिलेशन अकर होगा तो यहां से ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये उड़ जाएगा और ये आपको दे देगा अमाइन। तो अगर हम अमीनो एसिड को अमाइन में कन्वर्ट करना है तो ये बेस्ट मेथड है, आप कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ ट्रीट कर दो। उसके अलावा अगर आपको इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो इसको रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसको आप अमोनिया के साथ हीट कर दो, ठीक है। अमोनिया के साथ हीट कर दो तो यहां पे केस क्या हो जाएगा कि अमोनिया के साथ जब हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO, पहले ये सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। पहले ये सॉल्ट बनाएगा बिकॉज ये इसके साथ रिएक्शन में जा सकता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन फाइनली हीट करोगे आप तो ये आपको अमाइड दे देगा, अल्फा अमीनो अमाइड। तो ये कुछ रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है। ऐसे ही और भी रिएक्शन देख सकते हो, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग नहीं कवर करने जा रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपने रिएक्शन देखा वैसा ही रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं रिएक्शन ड्यू टू COOH एंड NH2, जिसमें कि दोनों ग्रुप इन्वॉल्व हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, जिसमें COOH एंड NH2 इन्वॉल्व हो। तो इसमें भी बात करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट से आजकल फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। नॉट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमीनो एसिड से बनेगा। जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बन के आ सकता है, लैक्टिक एसिड को हीट किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बन के आ सकता है। ऐसे हीटिंग इफेक्ट के बेस पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड को कंसिडर करने जा रहे हैं। पहला देखना आप, फर्स्ट वन, हीटिंग इफेक्ट ऑन अल्फा अमीनो एसिड। जो अल्फा अमीनो एसिड है वो क्या फॉर्म करेगा अगर इसको हीट किया जाए। सबसे सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन जिसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, COH ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। देखो दो आपस में जाकर रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंडेंस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। क्योंकि देखो इसके फॉर्मेशन, ये जब रिएक्शन में जाएगा अल्फा अमीनो एसिड तो 6 मेंबर रिंग फॉर्म करे, और जब भी 6 या 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है तो इन दैट केस वो रिएक्शन फेवर माना जा सकता है। तो यहां पे क्या होगा कि दो आपस में रिएक्ट करेंगे, एक OH यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। तो कार्बन के साथ देखो कैसे रिएक्शन हुआ होगा, मैं बता देता हूं आपको। कार्बन जिसके साथ एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है, ऐसे एक COH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। इधर 2 हाइड्रोजन है जिससे कोई मतलब वगैरह नहीं है ज्यादा। इधर जो दूसरा COH ग्रुप अटैच्ड है और इस कार्बन से एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है, करेक्ट ना। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब होगा क्या कि यहां से H और यहां से OH ग्रुप, यहां से H और यहां से OH ग्रुप, यहां से H और वहां से OH ग्रुप, ये यहां से गायब हो जाएंगे। और गायब होने के बाद क्या फॉर्म कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। देखना आप ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, कहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाइकीटो पिपराजिन, ठीक है, पिपराजिन, डाइकीटो पिपराजिन, ठीक है। ये फॉर्म करके दे देगा। अल्फा अमीनो एसिड को अगर हीट किया जाए, और हम लोग देखते हैं कि जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है वो अल्फा अमीनो एसिड है,
ठीक है। तो अगर आप इसको हीट करते हो तो इन दैट केस ये डाइकीटोपिपराजीन का फॉर्मेशन कर देगा, दो आपस में कंडेंस करेंगे और ये फॉर्म कर जाएंगे। जैसे कि एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, ये भी वेल फेमस एग्जांपल, मान लो एनालिन आप ले लिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। यहां पे ग्लाइसिन की जगह एनालिन ले लिए तो दो H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे यहां से, और उसके बाद जैसे ही एलिमिनेट होंगे, देखना आप ध्यान से, सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट देंगे कि थोड़ा सा डिफर करेंगे ना यहाँ पे। जैसे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए जाऊं क्या, इसमें देखो आप NHC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पे NH। ध्यान रहे क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करें तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं एक सिस और एक ट्रांस फॉर्म हो सकता है। मान लो ये सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म के केस में क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देखो आप, ये सिस फॉर्म में नहीं हुआ, सॉरी सिस फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हाँ, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना प्रेजेंट है, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि इसका मिरर इमेज भी देखने को मिलेगा दो। लेकिन अगर इसका ट्रांसफॉर्म लिया जाए, ट्रांसफॉर्म कंसीडर करना, जैसे कि NHC डबल बॉन्ड O, इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस, यहां CH3 रख दिया, यहां पे मैंने H रख दिया, यहां पे S, इसके अंदर कुछ प्रेजेंट है, एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप ध्यान से देखना, इस कंपाउंड के अंदर इस सेंटर से इधर जाया जाए या इधर जाए, हम लोग को इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल ग्रुप मिल रहा है। दिस कंटेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री, दे ऑप्टिकली नेगेटिव। लेकिन टोटल प्रोडक्ट कितने बन के आए, मैं ये पूछना चाह रहा था। इस केस में 3 प्रोडक्ट बन गए। क्लियर है, 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पूछा जा सकता है ना कि एनालिन को ऑन हीटिंग करने पे एनालिन मॉलिक्यूल को हाउ मेनी प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म। तो यहाँ पे सिस वाले में तो 2 प्रोडक्ट बन के आएंगे और ट्रांस वाले से 1 प्रोडक्ट मिलेगा, टोटल आपको 3 प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कब होगा, जब हम लोग बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड को हीट किया जाएगा। सेकेंड देखना, ऑन हीटिंग बीटा अमीनो एसिड, ठीक है, बीटा अमीनो एसिड, तब इस केस में क्या होगा, बीटा अमीनो एसिड किसको बोला जाएगा, तो एक कार्बन आप बढ़ा तो इसको देख लो, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड। अब इसको आप जब हीट करोगे ना, इसके लिए हीट करने के लिए आपको 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रखना पड़ेगा। वही हीटिंग में थोड़ा टेम्परेचर हाई रखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि डीअमीनेशन अकर होगा, डीअमीनेशन अकर हो जाएगा। क्या होगा, यहां से H निकलेगा, यहां से NH2 निकलेगा और ये फॉर्म कर लेगा CH2CH C डबल बॉन्ड O OH, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रिलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्रिलिक एसिड, इसका फॉर्मेशन होगा। तो यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से NH2 निकल आया, अमोनिया यहां से निकल आया, इस वजह से यहां पे एक्रिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कब, जब हम लोग बीटा अमीनो एसिड को हीट करते हैं। थर्ड हो गया, मान लो आप और नेक्स्ट के लिए जाओ, गामा और डेल्टा, ठीक है, ऑन हीटिंग गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड, गामा और डेल्टा अमीनो एसिड को हीट किया जाए। गामा में से एक और कार्बन बढ़ा दो, ठीक है, NH2 CH2 COH, क्या बोला जाएगा इसको, गामा, अल्फा बीटा गामा। इस केस में देखा जाएगा यहां पे भी H2O ही रिंग होगा। लेकिन अब चूंकि यहां पे, जैसे कि यहां पे जब रिंग बना था 6 मेंबर रिंग, ये 2 अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट किए थे। यहां पे क्या है कि सिंगल अमीनो एसिड रिएक्शन में चला जाएगा, यहां से OH लेगा और यहां से NH2 ले लेगा। क्या मैं बोल रहा हूं, यहां से नाइट्रोजन H ले लेगा, यहां से OH ले लेगा, और देख सकते हो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको लैक्टम बोलते हैं। साइक्लिक अमाइड को हम लोग बोलते हैं लैक्टम, साइक्लिक अमाइड, ठीक है, साइक्लिक एस्टर को बोला जाता है लैक्टोन और साइक्लिक अमाइड को हम लोग बोलते हैं लैक्टम, ठीक है, पूछा जा सकता है, एक बार पूछ दिया था लैक्टोन को लेकर, ठीक है। तो ऑन हीटिंग गामा ले लो या डेल्टा ले लो, क्योंकि इसमें 5 या 6 मेंबर रिंग फॉर्म करके आएगा, इस वजह से यहां पे साइक्लिक अमाइड का फॉर्मेशन होने जा रहा है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसी केस में आप कंसीडर करो फोर्थ वन, कि अगर इसके आगे वाला मेंशन किया जाए, मान लो कि ऑन हीटिंग, ठीक है, ऐसे ही आप 6 मेंबर बना सकते हो ना, 6 मेंबर तो आप बना सकते हो इजीली। 6 मेंबर ऐसे बन के आएगा,
अमाइड है ना, साइक्लिक अमाइड है 6 मेंबर के केस में। उस केस में क्या होगा, ये आपका कौन सा अल्फा बीटा गामा और आगे का डेल्टा, तो डेल्टा आपको ये दे देगा, डेल्टा अमीनो एसिड। अगर मान लो हीटिंग करते हो ईटा अमीनो एसिड का, ईटा में से एक और कार्बन बढ़ा दो, ठीक है, जैसे कि ये वाला केस कंसीडर कर लो, CH2 CH2 CH2, कितने CH2 डालें इसमें, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, देख लेते हैं कौन सा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, ठीक है। अब इस दैट केस क्या होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन नहीं होगा। इस केस में क्या हुआ है, थर्ड वाले केस में इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस, इंट्रामॉलिक्यूलर dehydration will takes place, and because of that what we are observing, there is cyclization and it is going to form cyclic amide, जिसको हम लोग लैक्टम बोलते हैं। लेकिन ऑन हीटिंग ईटा अमीनो एसिड, अगर ईटा अमीनो एसिड को हीट किया जाए तो हम लोग क्या देखते हैं कि साइक्लाइजेशन नहीं होने वाला है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन इसके लिए नहीं फिजिबल है। क्यों नहीं फिजिबल है, बिकॉज अगर ये रिएक्शन जिनमें जाएगा तो ये 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, 7 मेंबर रिंग उतना स्टेबल नहीं होगा, और इस केस में देखते क्या है कि पॉलीमराइजेशन विल गोइंग टू अकर, पॉलीमराइजेशन विल गोइंग टू अकर, आपस में पॉलीमराइज कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज कर जाएंगे, और ये फॉर्म कर देता है, हम लोग को पता है दिस इज द फेमस पॉलीमर विच इज कॉल्ड एज द नाइलॉन 6, जिसको हम लोग पॉलीमर के अंदर कवर करेंगे कि नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो क्लियर है बात, जब हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो इन दैट सिनारियो यहां पे नहीं अकर होगा, ईटा के केस में नहीं अकर होगा, लेकिन हाँ गामा डेल्टा इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन में जाएंगे, जो इस केस में डीएमिनेशन अकर होगा, यहां पे जो प्रोसेस अकर होगा ये बीटा अमीनो एसिड डीएमिनेशन में जाएगा, और जहां तक बात करें अल्फा अमीनो एसिड के केस में ये इंटरमॉलिक्यूलर, इसको मैं बोल सकता हूं इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। यहां पे क्या अकर हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, दो ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे सेम हम लोगों ने कंसीडर किया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन अकर हो रहा है, क्लियर है बात। तो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, यहां पे अकर हो रहा है डीएमिनेशन बीटा के केस में, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको 6 मेंबर रिंग मिलेगा, यहां पे भी आपको जब हम लोग इस सेकेंड वाले की बात करें तो डीएमिनेशन हो रहा है, और थर्ड के केस में यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, और इस केस में डिहाइड्रेशन अकर हो रहा है, ठीक है। वंस अगेन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, लीनियर चेंज बट विदाउट साइक्लाइजेशन, यहां पे साइक्लाइजेशन नहीं होगा, ये पॉलीमर फॉर्म करेगा जो कि हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6, ये कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ देता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रहा, केमिकल प्रॉपर्टी। एक और हम लोग देखते हैं जैसे कि ये लिगेंड की तरह काम करता है, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। जैसे आप ले लो यहां पे अमीनो एसिड, मान लो मैंने ग्लाइसिन का लिया तो ग्लाइसिनेट आयन हो जाएगा, ग्लाइसिनेट होगा, तो मान लो आपने कोई भी कैटायन लिया, इसके साथ ये लिगेंड की तरह काम कर सकता है, तो नोट में ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कैन एक्ट एज जो लोअर मेंबर है, जैसे कि एलानिन हो गया या ग्लाइसिन हम लोग को देखने को मिलेगा, ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। तो कैन एक्ट एज अ लिगेंड, फ्यूअर मेंबर, सभी मेंबर नहीं करेंगे, कैन एक्ट एज अ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड की तरह काम कर सकता है, ये सबसे लास्ट में आप लिख देना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज अ लिगेंड की तरह काम करेगा ये जो हम लोग का अमीनो एसिड है, कैन एक्ट एज अ लिगेंड, ठीक है। तो ये रही इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर। आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छी लगी होगी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप मान के चलो आपको जो है क्वेश्चंस उससे मिलने वाले, फ्रीक्वेंटली उससे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आपको वो जेई मेंस हो जाए या जेई एडवांस कहीं, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उस पर आप वेल प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। इन चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बेसिकली हम लोग इसके जो नेक्स्ट मेंबर यानी कि पेप्टाइड और प्रोटीन पे डिस्कशन रखेंगे। ये रहा हम लोग का अमीनो एसिड। अभी हम लोग यूनिट की बात किए, अब इसका जो पॉलीमर बनेगा, जो पॉलीपेप्टाइड होगा या प्रोटीन होगा, उसके डिस्कशन को नेक्स्ट लेक्चर में रखने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।